दोस्तों, हमारे बड़े बूढ़ों ने जितनी भी कहावतें कही हैं, आज के उस समय में हम लोग अगर उन कहावतों पे अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि हमारे बड़े बुजुर्गों की कही हुई कहावत हर एक आज के ज़माने में सच प्रतीत होती है। बड़े बूढ़ों ने कहा है कि कुछ बातें कहने से बिगड़ जाती हैं तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ना कहने से भी बिगड़ जाती हैं। और आज की कहानी के अंदर भी सेम कुछ ऐसा ही होता है। एक लड़का और एक लड़की इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और जब उनके परिवार वालों को उनकी मौत की खबर मिलती है तो दोनों के जो परिवार होते हैं ये फूट फूट कर रोने लग जाते हैं। परिवार वाले तो कहते हैं कि मानो जैसे उनकी दुनिया ही उजड़ गई। वाकई में दोस्तों, जब मैं आप लोग को ये पूरी कहानी सुनाऊंगा तो आप लोग भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, कहानी की शुरुआत करूं लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप सभी लोगों के प्यार से ये चैनल बना लिया है। ऑलमोस्ट 900 के आसपास सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो आप लोग अपना सपोर्ट, अपना प्यार दिखाएं ताकि मैं आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन ढंग में क्राइम स्टोरीज जागरूक करने के लिए सुनाता रहूं। तो फिर चलते हैं, सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। दरअसल दोस्तों, बात करूं अगर मैं आज की इस कहानी की, तो इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बिजनौर से। और इसी बिजनौर के अंदर एक थाना लगता है, चांदपुर थाना। और ये जो चांदपुर थाना है, इसी चांदपुर थाने के अंतर्गत एक गांव लगता है जमालुद्दीनपुर। और ये जो जमालुद्दीनपुर गांव है, इसी गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। इसमें परिवार के जो मुखिया हैं, इनका नाम है रवि कुमार। रवि कुमार के परिवार में रवि कुमार के अलावा उनकी पत्नी और उनके टोटल 3 बेटे हैं। रवि कुमार जो कि पेशे से एक किसान हैं और साथ के साथ अपना और कुछ साइड बिजनेस भी करते हैं। रवि कुमार ने अपने तीनों बेटों को अच्छी शिक्षा दिलाई थी और अच्छी शिक्षा दिलाने की कोशिश भी कर रहे थे। इसी की वजह से जो रवि कुमार जी का बड़ा बेटा होता है वो दिल्ली में जाकर नौकरी करने लग जाता है। लेकिन रवि कुमार जी का जो दूसरा वाला बेटा होता है, इस बेटे का नाम होता है आशु। आशु जिसकी उम्र 21 साल के आसपास है, जो कि देखने में बेहद ही हैंडसम और काफ़ी ज़्यादा लंबा झड़ंगा भी है। अब अच्छी हाइट है, अच्छी पर्सनैलिटी है, इसलिए आशु चूँकि पढ़ाई लिखाई में भी तेज़ है तो पुलिस में जाने की तैयारी कर रहा था। अब आशु पुलिस में जाने की तैयारी तो कर रहा था, लेकिन आशु बहुत ज़्यादा सुलझा हुआ भी लड़का था, अपने काम से काम रखने वाला लड़का था। इसलिए आशु के जो परिवार वाले होते हैं ये भी आशु से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो आशु को अक्सर उसकी ज़रूरत की हर छोटी मोटी चीज़ मुहैया भी कराते हैं। सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। धीरे धीरे वक्त भी गुजरता है, लेकिन इसी दौरान आशु की एक लड़की से मुलाकात होती है, जिस लड़की का नाम होता है शिवानी। शिवानी जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास होती है, जिसका घर आशु के घर से तकरीबन 50 से 60 मीटर की दूरी पर है। और जो शिवानी है, इसके पिता का नाम रामवीर है, जो कि पेशे से एक किसान है। अच्छा, शिवानी और आशु के बीच में शुरुआत में जब दोस्ती होती है तो इस दोस्ती का नतीजा ये निकलता है कि इन दोनों के बीच में मोहब्बत हो जाती है। अब आशु और शिवानी दोनों एक दूसरे से मोहब्बत कर तो लेते हैं, लेकिन इन दोनों को नहीं पता था कि आगे इनके साथ में क्या कुछ होने वाला है। इधर जो आशु था, ये शिवानी से कहता है कि हम दोनों आगे चलकर शादी ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे। अच्छा, शिवानी और आशु दोनों एक दूसरे से शादी करने का वादा कर तो लेते हैं, लेकिन इस बात की जानकारी न शिवानी के घर वालों को पता थी और न आशु के घर वालों को। दोनों चोरी चुपके अपनी मोहब्बत को अंजाम दे रहे थे। बातचीत का सिलसिला कुछ इस कदर शुरू होता है कि अब घंटों घंटों ये दोनों एक दूसरे से बातचीत कर लिया करते थे और जब कभी भी इन्हें मौका मिलता दोनों एक दूसरे से मुलाकात भी करते थे। अब समय गुजरने के साथ में जब इन दोनों ने शादी करने का फैसला ले लिया था तो उसके बाद में आशु एक दिन शिवानी से कहता है कि वो पुलिस में भर्ती होने की तैयारी कर रहा है और तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, अभी परिवार वालों को कोई भी बात नहीं बतानी है और जब मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी, मैं पुलिस में भर्ती हो जाऊंगा, तो उसके बाद मैं खुद चलकर तुम्हारे परिवार वालों से तुम्हारा हाथ मांग लूँगा और जब मेरे पास सरकारी नौकरी होगी तो परिवार वाले भी हमारी मोहब्बत को एक्सेप्ट कर लेंगे। अच्छा, जो शिवानी होती है ये भी आशु की बात मान लेती है और उसके बाद में ये दोनों आखिरकार उस दिन का फैसला करने लग जाते हैं। अब ये दोनों उस दिन का इंतज़ार तो कर रहे थे और ये दोनों सोच रहे थे कि अगर आशु की सरकारी नौकरी लग जाएगी, वो पुलिस में भर्ती हो जाएगा, तो हमारी शादी में जो मुश्किलें आनी हैं वो नहीं आएंगी।
लेकिन इन दोनों को ये नहीं पता था कि इन लोगों ने अपने परिवार वालों को इनके रिश्ते के बारे में नहीं बताया है। इस बात की इन्हें कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। लिहाजा उसके बाद में ये होता है कि ये जो लड़की शिवानी होती है, इसके परिवार वाले शिवानी के लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं। अच्छा, लड़का देखना शुरू किया जाता है और शिवानी के जो पिता होते हैं रामवीर जी, वो अपनी बेटी का रिश्ता एक लड़के के साथ में तय कर देते हैं। अब इस लड़के के साथ में इस लड़की का रिश्ता तय हो जाता है। इस बारे में शिवानी अपने प्रेमी आशु से बात करती है। आशु से बात करने के बाद में कहती है कि उसके पिता ने उसके लिए लड़का देख लिया है और 1 दिसंबर साल 2025 को उसकी गोद भराई की रस्म भी होने वाली है। अब आशु जब ये बात सुनता है थोड़ा सा परेशान भी होता है, लेकिन फिर वो शिवानी से कहता है कि तुम कुछ भी कर कर इस शादी से इनकार कर दीजिए, यानी किसी भी तरीके से तुम इस शादी को टाल दो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें ध्यान ये रखना है कि तुम्हें हम दोनों के रिश्ते के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना है। जैसे ही उसकी पुलिस की नौकरी लग जाएगी, वो खुद तुम्हारे घर आएगा और तुम्हारा हाथ मांग लेगा। अच्छा, शिवानी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने पिता से अपने रिश्ते के बारे में बता पाती, या फिर ये कह पाती कि तुम उस लड़के से उसकी शादी तोड़ दो, या फिर ये भी नहीं कह पाती कि वो उस रिश्ते के लिए अभी तैयार नहीं है, और ना ये कह पाती है कि वो किसी आशु नाम के लड़के से मोहब्बत करती है। लिहाजा 1 दिसंबर साल 2025 को गोद भराई की रस्म थी। ठीक उससे 2 दिन पहले जो आशु था, उसकी जो प्रेमिका थी जिसका नाम शिवानी था, शिवानी के घर पर तमाम रिश्तेदार आए हुए थे, क्योंकि 1 दिसंबर को गोद भराई की रस्म भी होने वाली थी। लेकिन 29 नवंबर साल 2025 को सब लोग खाना वगैरह खाकर सोते हैं, और जैसे ही 30 नवंबर साल 2025 को सारे लोग उठते हैं तो देखते क्या है कि जो शिवानी है ये घर पे मौजूद नहीं है। अचानक से शिवानी कहीं गायब हो गई है। लिहाजा उसके बाद में रामवीर और उनके जितने भी रिश्तेदार होते हैं शिवानी को इधर उधर हर जगह ढूंढने लग जाते हैं। अब इधर शिवानी के परिवार वाले शिवानी को हर जगह पर ढूंढ रहे थे, और इसी बीच में जो तारीख थी यानी 30 नवंबर साल 2025 को सुबह सुबह गांव से कोई व्यक्ति जंगल में शौच के लिए जाता है। जब वो जंगल में शौच के लिए जाता है तो देखता क्या है कि एक पेड़ पर 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो झूल रहे हैं। एक लड़की है और एक लड़का है। लिहाजा वो जो व्यक्ति होता है चीखता हुआ गांव की तरफ भागता है, और उसके मुंह से सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी कि उधर भूत है। अब जैसे ही उसके परिवार वाले ये बात सुनते हैं कि हमारा लड़का इतना ज़्यादा क्यों डरा हुआ, उसने ऐसा क्या देख लिया है, उसके बाद में वो अपने बच्चे के साथ में उस जगह पर पहुंचते हैं। जब वो लोग उस जगह पर पहुंचते हैं तो देखते क्या है कि एक लड़का और एक लड़की जो कि फांसी के फंदे पर झूले पड़े हैं, और दोनों ने एक दूसरे के गले में एक चुनरी बांध रखी है, और एक ही चुनरी से दोनों लोग झूल चुके हैं। अब इस तरीके का दृश्य देखकर कोई भी होगा तो डर जाएगा। इसके बाद में ये जो लोग होते हैं इस बात की सूचना दोनों के परिवार वालों को दे देते हैं, क्योंकि दोनों ही शवों की पहचान हो चुकी थी। एक शव शिवानी का था और एक शव आशु का था। लिहाजा दोनों के जब परिवार वाले पहुंचते हैं तो उसके बाद में उस चुनरी से दोनों के शवों को निकालते हैं और नीचे रखते हैं। लेकिन इतने में ही वहीं पर खड़ा हुआ एक व्यक्ति इस बात की सूचना पुलिस को दे देता है, क्योंकि उसको अंदाज़ा हो चुका था कि ये अब पुलिस केस बन चुका है। लिहाजा पुलिस की जो टीम होती है तुरंत मौके वारदात वाली जगह पर पहुंच जाती है, और उसके बाद में इन दोनों डेड बॉडीज़ की बहुत ही बारीकी से समीक्षा करती है। क्योंकि दोस्तों इस तरीके के केस भी बहुत ज़्यादा होते हैं कि किसी को मार कर फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है और बाद में उसे सुसाइड का रंग दे दिया जाता है। लेकिन पुलिस वाले जब बहुत ही बारीकी के साथ में चेक करते हैं तो पता चलता है कि दोनों के जिस्म पर कोई भी चोट का निशान नहीं है, और ये बात बहुत मुमकिन है कि दोनों ने ही अपनी मर्जी से अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है, यानी इन दोनों ने खुदकुशी कर ली है। हालांकि पुलिस को जब ये चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं कि इन दोनों ने सुसाइड किया है तो उसके बाद में पुलिस इन दोनों की डेड बॉडीज़ का पंचनामा करती है और दोनों ही डेड बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। लेकिन इधर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था, इधर पुलिस इस पूरे घटना स्थल का बहुत ही बारीकी से मुआयना करती है, और जब पूरे घटना स्थल का बहुत ही बारीकी के साथ में मुआयना किया जाता है तो पुलिस को वहाँ से एक सुसाइड नोट बरामद होता है, और उस नोट में साफ साफ लिखा हुआ था कि इन दोनों के बीच में जो प्रेम प्रसंग है ये कई सालों से चल रहा है, और दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे। ना कि ये दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे, बल्कि ये दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे। लेकिन जो आशु था उसने इस शिवानी से ये कह रखा था कि उसकी सरकारी नौकरी लग जाए, उसके बाद वो खुद आएगा और तुम्हारे पिता से तुम्हारा हाथ मांग लेगा।
और शिवानी भी आशु की इस बात को सुनकर दोनों ही इंतज़ार करते रहे उस वक्त का। लेकिन इस बीच में जो शिवानी के पिता होते हैं वो शिवानी का रिश्ता कहीं दूसरी जगह तय कर देते हैं। उसके बाद में इन दोनों को लगने लगता है कि शायद हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते, और उसके बाद में ये दोनों ये फैसला ले लेते हैं। हालांकि उसके बाद में पुलिस वाले जब इन दोनों परिवार वालों से बात करते हैं तो जो आशु के पिता होते हैं वो कहते हैं कि हम आशु से बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे, और आशु अगर एक बार भी अपनी मोहब्बत के बारे में बता देता तो हम चाहे कुछ भी कर रामवीर से बात करते और उसकी बिटिया का हाथ मांग लेते, क्योंकि दोनों एक ही जात और एक ही बिरादरी के थे, एक ही धर्म के भी थे। तो ऐसे में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। काश आशु एक बार हमें बता पाता। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले उसने एक बार भी नहीं सोचा। वहीं दूसरी तरफ जो शिवानी के पिता रामवीर होते हैं वो भी यही कहते हैं। वो भी कहते हैं कि वो अपनी लाडली से बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे, लेकिन उनकी लाड़ों ने एक बार भी उन्हें नहीं बताया कि वो पड़ोस में ही रहने वाले आशु से मोहब्बत करती है। अगर वो ये बता पाती कि वो आशु से मोहब्बत करती है तो मैं अपनी बिटिया का रिश्ता दूसरी जगह हरगिज़ तय न करता। मेरी बिटिया मुझे छोड़कर चली गई, काश वो मुझे बता पाती कि वो किसी से मोहब्बत करती है। हालांकि जो कोई भी इस बात को सुनता है तो यही कहता है कि इन दोनों ने बहुत ही ज़्यादा गलत फैसला ले लिया। लेकिन दोस्तों दोनों ही परिवार वाले उदास हैं, परेशान हैं। दोनों की डेड बॉडीज़ का जो सामाजिक और जो धार्मिक तरीका रहता है उसके हिसाब से अंतिम संस्कार तो कर दिया जाता है। लेकिन इस कहानी के माध्यम से एक बड़ा सवाल निकल के आता है। आजकल के बच्चे जो मोहब्बत में जज्बातों में बह जाते हैं और उसके बाद में दोनों ही गलत फैसला ले लेते हैं। इन दोनों ने एक बार भी अपने परिवार वालों के लिए नहीं सोचा। हालांकि आशु भी बहुत ज़्यादा सुलझा हुआ लड़का था और शिवानी भी बहुत ज़्यादा सुलझी हुई लड़की थी। दोनों ने अपनी जीवन लीला समाप्त करने का फैसला तो कर लिया, लेकिन इन दोनों ने परिवार की इज्जत को नीलाम नहीं किया, भागकर शादी नहीं की। लेकिन दोस्तों अगर ये लोग चाहते तो इसमें कुछ और भी समाधान निकल सकते थे। सबसे पहले इन दोनों को अपने परिवार वालों से बात करनी चाहिए थी, और परिवार वाले ना मानते तो उसके अलावा भी कानूनी तरीके थे। लेकिन अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का कोई भी सही फैसला इन लोगों ने नहीं लिया। यानी ज़िंदगी को ख़त्म करना कोई ऐसा बच्चों का खेल नहीं है। ज़िंदगी एक बार आती है और इसे इंसान को भरपूर तरीके से जीना चाहिए। आत्महत्या करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि कानूनी तरीके से और पारिवारिक तरीके से हमें सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी स्टोरी को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।